दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आइए आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एक मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं जिसमें लगभग 100 एमसीक्यूज हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें एकदम बेसिक प्रश्न है, जैसा कि आपसे बीपीएससी पूछ रहा है, और ये आप जो पढ़ रहे हैं फिलहाल उसको आप क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपको, इसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। और समय ही ये ऐसा है कि आप जितना प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आपकी तैयारी और पक्की होगी और मजबूत होगी। उसी क्रम में आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के लिए, सिविक्स के लिए एक मॉडल पेपर लेकर हाजिर हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर करते हैं ताकि आपका कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप टैकल कर सकें, ऑप्ट कर सकें। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति अध्ययन के दृष्टिकोण हैं। भारतीय राजनीतिक अध्ययन के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? तो भारतीय राजनीति का अगर अध्ययन करना है आपको तो आपको भारतीय राजनीति के कानूनी दृष्टिकोण को भी अपनाना होगा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी अपनाना होगा और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच यानी संस्थागत दृष्टिकोण को भी अपनाना होगा। तो भारतीय राजनीति के अध्ययन के जो दृष्टिकोण है तीनों हैं, यानी डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है कि अनुसंधान क्रमबद्ध हो और अनुभवात्मक तरीकों का प्रयोग किया जाए। यह किसका कथन है? तो ये कथन है आपका डेविड ट्रूमैन का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि दूसरे महायुद्ध के बाद की सबसे आश्चर्यजनक घटना भारत में लोकतंत्र का कायम रहना है। यह कथन किसका है? और बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब द्वितीय महायुद्ध हुआ और देश आपका आजाद हुआ तो बहुत से पाश्चात्य राजनीति विचारकों का और बहुत से पाश्चात्य नेताओं का ये मानना था कि भारत में लोकतंत्र ज्यादा समय तक कायम नहीं रह पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर है ज्यादा अलग है। ठीक, या भिन्न है, जो कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए अभी ये भारतीय राजनीति परिपक्व नहीं हो पाई है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र के बारे में इन लोगों को शक था। ये किसका कथन था? थॉमसन, रोस्टो, सेल्सिया, लास्वेल। तो इसका राइट आंसर होगा, तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थॉमसन का ही कथन है, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान किसकी रचना है? ग्रैनविल ऑस्टिन, गैब्रियल आमंड या पावेल? तो ये द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है? ये है आपकी ग्रैनविल ऑस्टिन की। ये द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन, एक फुल इसका टाइटल है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया किसकी रचना है? लैन गांधी या बीएम राव, मॉरिस जोन्स या डीडी बसु? द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया जो पुस्तक है मॉरिस जोन्स की है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्रमशः कितने विषय हैं? तो वर्तमान समय में जो विषयों का राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो विषय है 99, 61 और 62 है। ऑप्शन 61 और 52 है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मूल संविधान में विभिन्न सूचियों में कितने विषय थे? तो मूल संविधान में विभिन्न सूचियों में जो थे उस टाइम आपके थे 97, 66 और 47। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं? समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो कौन है? राष्ट्रीय महत्व के, स्थानीय महत्व के या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय एवं स्थानीय दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि केंद्र को राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखने का कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? यानी केंद्र को राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखने का कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? राज्य सरकारों को निर्देश देना, राज्य सरकारों को संघीय कार्य सौंपना, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना या
राष्ट्रपति द्वारा राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कि केंद्र को राज्य सरकार पर नियंत्रण रखने का जो तरीका वो नहीं है, यह है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति नहीं की जाती, नहीं उनकी बर्खास्तगी की जाती है, इसके लिए राज्यपाल महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अवशिष्ट शक्तियां या विषय वे हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो अवशिष्ट शक्तियों का तात्पर्य ये होता है कि जो किसी भी सूची में जिस शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है, उस सूची के विषय के बारे में उस सूची जो है किसके पास रहेगी, या वे विषय जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, उन विषयों को केंद्र सरकार के पास सौंपा गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केंद्रीय सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियों पर अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। 11 कि कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 447, 503 या 429। तो कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? किसके आधार पर? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने का स्वीकार नहीं किया गया था, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो जो संविधान सभा का गठन किया गया वो कैबिनेट मिशन योजना या मंत्रिमंडल योजना के सिफारिश पर किया गया, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? वेबल योजना, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान या क्रिप्स प्लान? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स मिशन योजना का यह प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 15 है किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर विधान सभा के गठन की मांग की थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर विधानसभा के गठन की मांग की, तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करते हुए उन्हें संविधान की आत्मा कहकर किसने संबोधित किया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये होंगे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ बात यह है कि संविधान की आत्मा पूरे मौलिक अधिकारों को, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जो कहते हैं अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक, संवैधानिक उपचारों को, अधिकार को। लेकिन जो आपके जवाहरलाल नेहरू है वो पूरे मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है किंतु भारत की संसद सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि भारत के संसद की शक्तियों का स्रोत संविधान है, इसलिए भी भारत में संघात्मक शासन और संविधान सर्वोच्च है, इसलिए और सर्वोच्च न्यायालय संसदीय अधिनियमों को अवैधानिक घोषित कर सकती है। ये भी तीनों ऑप्शन की वजह से भारत में संसदीय शासन तो है लेकिन वो स्वयं में सर्वोच्च नहीं है, जैसा कि ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी कारणों की वजह से ये सर्वोच्च नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संविधान का वह भाग कौन सा है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? यानी संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके विचार, उनके ख्याल या जो उनकी टारगेट या लक्ष्य या गोल्स थे उनको प्रदर्शित करता है? तो है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कई लोग इसको ए भी कह सकते हैं, कई लोग डी भी कह सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें करेक्ट कीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसको? मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20 भारतीय संविधान की संघ सूची और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश की संघीय प्रेरणा पर आधारित है? यानी राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया आपने किस देश से ये व्यवस्था ग्रहण की है? इसका राइट आंसर होगा कनाडा के संविधान से या कनाडा की संघीय व्यवस्था से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाएगा? यदि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया गया है और उसकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसके पदच्युत कब से होगा, यह कब से समझा जाएगा? याद रखिएगा, महाभियोग का प्रस्ताव संसद द्वारा स्वीकृत होने वाले दिन से ही वो पदच्युत यानी अपने पद को त्याग कर देगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए संसद के किसी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना पर प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए? यानी अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर आपको महाभियोग लाना है तो कम से कम 1/4 सदस्य हों, ठीक, 1/4 सदस्यों के माध्यम से कितने दिन पूर्व आपको उसको सूचना देना पड़ेगा? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन जो डी है, कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना देने पर ही आप महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने का प्रस्ताव कोई सा भी सदन ला सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है? किस आरोप के तहत उस पर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है? तो ये होगा आपका संविधान, यदि उसने संविधान की अतिक्रमण किया हो। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भी पद से हट सकता है, किस माध्यम से? तो याद रखिएगा, दो तरीके हैं। तो 25 का राइट आंसर होगा, एक तो त्यागपत्र भी दे सकता है और संसद द्वारा महाभियोग प्रस्तावित होने पर भी वो अपने पद से पूर्व हट सकता है। ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो बी राइट आंसर होगा, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 27, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है? मंत्रिपरिषद में जो सबसे सीनियर होगा, फिर उसके बाद जूनियर, फिर उसके बाद जूनियर, तो वही आपसे वरीयता क्रम पूछा है, सही क्रम क्या है? तो है एक तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, फिर उसके अधीन राज्य मंत्री और उसके अधीन उप मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल रहता है? मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होता है? तो होते हैं आपके संसदीय सचिव। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 है। तो मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, क्या राष्ट्रपति किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले किसी प्रख्यात न्यायशास्त्री को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक, ए, उसको सर्वोच्च न्यायाधीश के लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त तो कर सकता है, हाँ, सीधा सीधा उसका, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं और शर्तें भी इस ऑप्शन में नहीं है, पूरी शर्तें वापस में नहीं है कि तो वो विधि विभाग में का अध्यक्ष न हो, विधि विभाग का लेक्चर जो होते हैं, प्रोफेसर जो होते हैं, वो लगातार व्याख्यान में शामिल हुआ हो, ठीक, और वो ऐसा कहीं है नहीं, अपने भारत में अभी तक ये कोई प्रक्रिया शामिल नहीं हुई है, नहीं संविधान में इसकी व्याख्या की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनको पद से हटाने का जो आधार है वो है आपका कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो सी होगा उपयुक्त दोनों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद द्वारा न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव क्या एक ही सत्र में पारित किया जाना आवश्यक है? बिल्कुल। तो हाँ, नहीं तो फिर प्रस्ताव जिस सत्र में प्रस्ताव लाया गया उसी सत्र में भी उस सत्र में पारित होना चाहिए, ठीक, नहीं तो वो फिर प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन ए होगा
हाँ। क्वेश्चन नंबर 34, सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दशक में आम जनता को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय दिलवाने के लिए जनहित में कार्रवाई की। जनहित संरक्षण से संबंधित मामलों ने संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे को बहुत अधिक विस्तृत कर दिया है? तो याद रखिएगा 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। डी राइट आंसर होगा 32। क्वेश्चन नंबर 35, अपने विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया के दौरान क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पक्ष में समर्थन और पैरवी करने का अधिकार है? तो बिल्कुल है, हाँ, दीपक मिश्रा के केस में ये संभव है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है? तो मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित नहीं करता वो स्थिति है उसकी आर्थिक नीति। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है? किस स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री को अपना त्यागपत्र देना होगा? कि जब उसके दल का राज्य विधानसभा में बहुमत समाप्त हो जाता है, इस स्थिति में भी, और राज्य विधानसभा द्वारा उसके विरुद्ध अविश्वास पारित कर दिया गया हो, इस स्थिति में भी वो त्यागपत्र उसको देना पड़ सकता है मुख्यमंत्री को। और जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब भी वो अपना त्यागपत्र दे सकता है और नहीं भी दे सकता। राष्ट्रपति शासन में भी देखिए राज्य में लागू तब भी वो त्यागपत्र देगा। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो डी उपयुक्त सभी स्थिति में उसको मुख्यमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र दे दे तो राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएगा? कौन सा कदम उठाएगा? तो कर सकता है कि सत्तारूढ़ दल को नए नेता के चुनाव के लिए कहेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल निम्नलिखित में से किस स्थिति में अपने विवेक का प्रयोग करेगा? यदि मुख्यमंत्री का नियुक्ति करना हो तो राज्यपाल किस दशा में, किस परिस्थिति में अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कि विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में वो अपने विवेक के अनुसार किसी को भी मुख्यमंत्री के पद पर शपथ दिला सकता है और उसे कहेगा कि इतने दिनों के अंदर आप सदन में बहुमत साबित कीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बी, विधानसभा में बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो तब भी, तो बी दोनों मामलों में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। सी, ए और बी दोनों स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य सरकार का प्रवक्ता कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो प्रवक्ता होता है वो होता है आपका मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाला पहला कौन दल था? पहला कौन सा दल था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सा पहला राजनीतिक दल का निर्माण हुआ? तो था आपका भारतीय जनसंघ। ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय लोकदल की स्थापना कब हुई? भारतीय लोकदल की स्थापना कब हुई? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए 29 अगस्त 1974। क्वेश्चन नंबर 43, कि भारत में दलों की संख्या इतनी अधिक है कि ये न केवल प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है, यह विचार किसका है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर ए गोपाल स्वामी। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा स्वरूप धारण कर लिया है कि इसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ दल प्रणाली का विकास असंभव है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, कि किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल पर कानूनी रोक लगा दी गई? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जनता दल की स्थापना कब हुई? जनता दल की स्थापना कब हुई? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 अक्टूबर 1988। क्वेश्चन नंबर 47 है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का मुख्य सुझाव किसने दिया था? तो पंचायती राज की स्थापना का सुझाव दिया गया बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अशोक मेहता समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अशोक मेहता समिति की स्थापना हुई 1977 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस स्तर पर नहीं की गई?
पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस स्तर पर नहीं की गई? ग्राम पंचायत पर है, प्रखंड पर है, जिला स्तर पर है, राज्य स्तर पर नहीं की गई है, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, नई पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस संशोधन विधेयक के तहत किया गया है? ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से है, तो सी राइट आंसर होगा 73वां। क्वेश्चन नंबर 51, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है, तो राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है अपने आप में काफी विस्तृत है, बी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट या ये मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आज का ये पहला मॉडल पेपर है। और ये जो मॉडल पेपर एक बेसिक क्वेश्चन है बतौर आपके रिवीजन के लिए, ठीक। हम गारंटी ये नहीं दे रहे हैं कि इसमें से सारे प्रश्न ही मैच करेंगे, जो भी आपने पढ़ा है उसको बतौर रिवीजन के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। और ऑलरेडी हम लोग इससे भी और कई मतलब 50 मॉडल पेपर हम लोग अपलोड कर चुके हैं और तमाम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग उसको सॉल्व कर चुके हैं। और अभी जस्ट टीआरई 1 का पेपर भी अपलोड हुआ है, आप चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं, ठीक। और प्लीज गुजारिश आपसे कि जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किस विद्वान का है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन आपका अरस्तु का है। अरस्तु स्वयं भी क्या है? संविधानों का जनक और राजनीति विज्ञान का जनक और तुलनात्मक राजनीति का जनक। 53 है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन बहुत उपयोगी है क्योंकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन इसलिए उपयोगी है क्योंकि नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, राजनीति विज्ञान क्या है? राजनीति विज्ञान कला और दोनों, विज्ञान तथा कला दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 55, राजनीति विज्ञान का जन्म किस देश में हुआ? ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान का जो जन्म हुआ किस देश में हुआ? तो इसका जन्म हुआ यूनान, ग्रीस, ठीक। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56, राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक आत्मवान प्राणी है किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी उत्पत्ति हिंसा से हुई है। यह कथन किसका? और बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये कथन है आपका गांधी जी का, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्य का कार्य नैतिक जीवन की बाधाओं से बाधित करना है, यानी राज्य का कार्य यह है कि मनुष्य की नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं के लिए बाधा बनना है। ये किसका कथन है? और कथन भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो ये कथन आपका टीएच ग्रीन का, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य की उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी? ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना इसमें, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 59 है, राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? तो राज्य के मुख्यतः 4 तत्व हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो राज्य का आवश्यक तत्व भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता है, धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, वैधानिक संप्रभुता सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यानी कानूनी संप्रभुता किसके द्वारा सबसे पहले प्रतिपादित किया गया? इसमें होगा फिलहाल में तो थॉमस हॉब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कि राज्य के आंतरिक कामों को करने के लिए संप्रभुता में स्वतंत्रता अंतर्निहित है? या संप्रभुता से अर्थ है विदेशी मामलों को व्यवहारिक करने की स्वतंत्रता। संप्रभुता से अभिप्राय कि दोनों आंतरिक एवं बाह्य मामलों को व्यवहारिक रूप से करने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी या प्रभुसत्ता किसकी विशेषता है? तो संप्रभुता या प्रभुसत्ता जो विशेषता है सभी राज्यों की है, सभी राज्यों की है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 63 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 64, कि राजनीतिक संप्रभुता का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है या संबद्ध है? तो राजनीतिक संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो आपका है जॉन लॉक से। क्वेश्चन नंबर 65, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ये क्वेश्चन टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में पूछा गया है।
संप्रभुता के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है? कौन कहता है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? तो ये कथन है आपका विलोबी का, तो बी राइट आंसर होगा विलोबी। क्वेश्चन नंबर 66, संप्रभुता की अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? यानी संप्रभुता के अद्वैतवादी मतलब इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हुए बोंदा, हॉब्स और हीगल, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, संप्रभुता की अद्वैतवादिता का तात्पर्य है? 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक राज्य में एक ही संप्रभुता होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, संप्रभुता की अद्वैतवादी विचारधारा के विरुद्ध निम्न विचारधारा उदित हुई। यानी संप्रभुता का जो अद्वैतवादी सिद्धांत है उसके विरोध में यानी उसका खंडन करने के लिए या उसकी आलोचना स्वरूप किस विचारधारा का जन्म हुआ? तो याद रखिएगा 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी, राजनीतिक बहुलवाद यानी बहुलवाद का उदय हुआ। प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पेड पीडीएफ के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, बहुलवादी किस में विश्वास करते हैं? तो जितने भी बहुलवादी विचारक हैं वो नाममात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 70, बहुलवादियों की संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की मूलभूत विशेषताओं में से एक निम्नलिखित है। बहुलवादियों की संप्रभुता संबंधी जो विशेषताएं हैं उसमें से क्या है? कौन सा विशेषता उल्लेखित है कि विभाजित यानी संप्रभुता का विभाजन किया जा सकता है। अगला प्रश्न 71, कौन आर्थिक स्वतंत्रता के साथ संबंधित नहीं है? यानी आर्थिक स्वतंत्रता कौन समर्थक नहीं है? तो है आपके निर्वाचित होने का अधिकार जो है आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, बाकी काम करने का अधिकार, अभाव से मुक्ति और शोषण से मुक्त, ये तीनों अलग है, सामाजिक स्वतंत्रता से संबंधित है और ये आर्थिक स्वतंत्रता से भी संबंधित है, लेकिन निर्वाचित होने का अधिकार इनसे संबंधित नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, स्वतंत्रता के कितने रूप हैं? तो स्वतंत्रता के आप कह सकते हैं कि 7 रूप हैं, ऑप्शन सी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम तरह के स्वतंत्रताएं आती हैं, कानूनी। 73 देखिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, तो स्वतंत्रता के लिए रक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है ये पूछ रहा है। तो पहली बात, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, जरूरी है ये। तो संघात्मक शासन व्यवस्था, कोई जरूरी नहीं कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था ही हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इंग्लैंड में वहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता की एकदम अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा है वहाँ। स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सदन जागरूकता स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था जरूरी नहीं है, तो बी राइट आंसर होगा। 74 देखिए, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है या कपोल कल्पना है, यह संभव नहीं है। ये कोट बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, आप नोट करके रख लीजिए, जरूर प्रश्न में आएगा। तो 74 का राइट आंसर होगा, ये GDH कोल का कथन है, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। कानून के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका जॉन लॉक का कथन है, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए तथा अधिकार स्वयं ही आपको मिल जाएंगे। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार स्वतः मिल जाएंगे, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका महात्मा गांधी का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, मतदान का अधिकार कौन सा अधिकार है? नागरिक, राजनीतिक, नैतिक या प्राकृतिक अधिकार? ये होगा आपका राजनीतिक अधिकार है, मतदान करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। 78 है, संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक माना था, तो संपत्ति के अधिकार को किसने प्राकृतिक माना? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये जॉन लॉक ने माना है। क्वेश्चन नंबर 79, लॉक के अधिकार संबंधी विचार उनकी इस प्रसिद्ध कृति में मिलते हैं, लास्की के अधिकार संबंधी विचार उनकी किस प्रसिद्ध पुस्तक में मिलते हैं? तो है कौन कौन सी पुस्तक जिसमें वो अपने अधिकार संबंधी व्याख्या करता है? लास्की। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, अधिकार मनुष्य की आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं, यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो अधिकार मनुष्य की आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां, ये कथन है आपका TH ग्रीन का।
क्वेश्चन नंबर 81, प्रजातंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गलत है? ये लोकतंत्र से संबंधित कौन सा सिद्धांत इसमें से सही नहीं है? तो लोकतंत्र का कोई आदर्शवादी सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों लोकतंत्र के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि निम्नलिखित में से कौन से कथन आधुनिक जनतंत्र की दुविधाओं को बतलाते हैं? कौन से कथन आधुनिक जनतंत्र की दुविधाओं को बतलाते हैं? स्वराज्य का अर्थ व्यवहार में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार से, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। नियंत्रण और प्रणालियां राजनीतिक प्रक्रिया को नियमित करती हैं, सही है। राजनीतिक संरचनाएं प्रति दबावों के बीच कार्य करती हैं, ये भी लोकतंत्र के बारे में सही है। नौकरशाही का कार्यकारी उत्तरदायित्व सहभागी अपेक्षाओं को नकारता है, ये कथन भी सही है। तो लोकतंत्र आधुनिक जनतंत्र की दुविधाओं को क्या क्या बतलाते हैं? 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, 19वीं शताब्दी के उदारवादी जनतंत्र के प्रति इसलिए अविश्वास रखते थे कि, यानी 19वीं शताब्दी के उदारवादी जनतंत्र लोकतंत्र के प्रति इसलिए अविश्वास रखते थे क्योंकि उनका मानना था कि इसमें भूस्वामी अभिजात वर्ग की शक्ति की जड़ें खोदने की प्रवृत्ति थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, ये कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए, उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, उदार लोकतंत्रवादियों का तर्क है कि कृत्रिम असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए और अनौचित्यपूर्ण असमानताओं का विरोध किया जाना चाहिए, सही है। क्वेश्चन उसका कारण क्या है कि कृत्रिम रूप से समानता लाना विशेषाधिकारों की स्थिति उत्पन्न करने के बराबर है, जो कि कृत्रिम असमानताओं को स्वीकार करने में निहित है। ठीक, ये कारण दोनों से, ये व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या आर है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो है आपके लास्की। 85 का ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 86, ये आपको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। मैच कीजिए एल.टी. हॉबहाउस, लिबरलिज्म और हेराल्ड लास्की, द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म, सी.वी. मैकफरसन, डेमोक्रेटिक थियरी और जी.एस. मिल ऑन लिबर्टी। ये मैच हुआ ऐसे और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87, लेसेस फेयर सिद्धांत के समर्थक हैं। लेसेस फेयर यानी मुक्त सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? तो लेसेस फेयर सिद्धांत के समर्थक हुए आपके एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस। क्वेश्चन नंबर 88, अराजकतावाद का मूल उद्देश्य है रोटी की समस्या का हल जो सच्ची स्वतंत्रता के लिए अपरिहार्य है। किसका कथन है, किसका विचार है? 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टॉल्स्टॉय का। क्वेश्चन नंबर 99, उदारवाद का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस क्रांति को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए किया गया? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये हुआ आपका ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति को न्यायोचित ठहराने के लिए उदारवाद का प्रतिपादन किया गया, वो भी किसके द्वारा? जॉन लॉक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90, उदारवाद का सिद्धांत नहीं है। इसमें से उदारवाद का कौन सा सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। उदारवाद का सिद्धांत है वैधानिक शासन हो और हस्तक्षेप की नीति हो और व्यक्तिवाद, तीनों, लेकिन राज्य स्वतंत्रता का मूर्त रूप है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, मार्क्स के अनुसार साम्यवादी अवस्था की विशेषता क्या है? मार्क्स के अनुसार साम्यवादी अवस्था की विशेषता क्या है? एक समाज में पूर्ण समानता होगी, सत्य है। पूंजीपति वर्ग बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, ये भी सत्य है। राज्य स्वयं लुप्त हो जाएगा, ये भी सत्य है। तो तीनों ही सत्य है, ऑप्शन डी, तीनों ही विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 92, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व क्या है? तो मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग का जो अधिनायकत्व है वो है आपका श्रमिकों का शासन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 93। प्यारे साथियों, फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा और बताना चाहूंगा कि ये बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए मॉडल पेपर है, ठीक, या सॉल्व पेपर है। इसको आप लगातार
आप इसको सॉल्व कर कीजिए और भी जो कहीं से मिल जाए उसको सॉल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ना भूलें। और आपसे गुजारिश ये भी है कि चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 93, राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, यह कथन किसका है? ये कथन भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 94, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है, यह कथन किसका है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा विचार मार्क्स से संबंधित नहीं है? मार्क्स से संबंधित नहीं है ये बताना है आपको। तो 95 का राइट आंसर होगा कौन सा? कि समाज में तमाम परिवर्तन वर्ग सहयोग के आधार पर ही होते हैं। बिल्कुल नहीं, वर्ग संघर्ष के आधार पर होते हैं, न कि सहयोग के आधार पर। पहला ही आपका संबंधित नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसका है? तो ये प्रसिद्ध नारा आपका बाल गंगाधर तिलक का है। बर्थ इज माई राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। 1905 में कांग्रेस बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष इनमें से किसे चुना गया? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय बंगाल विभाजन हुआ। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1905 में कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष हुआ कौन था? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 98, गोखले ने किस आंदोलन का प्रबल समर्थन किया था? जो गोखले, जान लीजिए एक और बार, गोखले जो महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी संस्थापक थे। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक, 99 का सी होगा, महादेव गोविंद रनाडे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोखले और गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। क्वेश्चन नंबर 100, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ठीक, इसकी स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन कब हुई ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, तो ऑप्शन ए होगा 1905। ठीक, चलिए ये आपका था बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। बीपीएससी नहीं, डीएसएस ट्रिपल एस भी या कहें यूपी पीजीटी की, सबके लिए पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको इसको सॉल्व करेंगे, अपनी तैयारी को पक्का करेंगे और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।